आज हम लोग बात कर रहे हैं सहायक कुल सचिव परीक्षा 2025 की। आप सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी के द्वारा 2026 में आयोजित होने वाली सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक है। इसके पीछे कारण एक है कि ये 2 स्तरीय परीक्षा है। पहला स्तर जो होगा एमसीक्यू आधारित एक परीक्षा होगी, एक पेपर होगा, उसके बाद साक्षात्कार होगा और उसके बाद अंतिम चयन सूची जारी कर दी जाएगी। मुख्य परीक्षा जैसा इसमें कुछ नहीं है। सहायक कुल सचिव परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, अधिसूचना जारी कर दी गई है। उसके बाद इसकी परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ बता दिया गया है कि इस परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति लागू होगी। जैसा कि एमपीपीएससी ने लगभग सभी परीक्षाओं में ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति को लागू कर दिया गया है एमसीक्यू आधारित परीक्षाओं में। अब जब इसका ये परीक्षा योजना आ गई है, ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति लागू हो गया है, पाठ्यक्रम भी आ गया है और आपको ये भी पता है कि सिलेक्शन के लिए लगभग 75% का स्कोर आपको चाहिए है, तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि हम इस परीक्षा योजना में क्या रणनीति अपनाएं, ऋणात्मक मूल्यांकन के लिए क्या तरीका अपनाएं, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्योंकि कुछ पाठ्यक्रम का जो हिस्सा है वो नया है, जो आपका दूसरा पार्ट होगा। पेपर फर्स्ट में 2 पार्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, मैं ये भी बताऊंगा। साथ ही साथ में ये भी आपको बताऊंगा कि ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति के लिए आप क्या बेहतर रणनीति अपना सकते हैं। हिंद एकेडमी का ऐप है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर इस परीक्षा से जुड़े हुए कोर्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। एमपीपीएससी के द्वारा जब अधिसूचना जारी कर दी गई थी तो बताया गया था कि यह परीक्षा 17/5/2026 को आयोजित होगी और इसके लिए आप आवेदन 5/3/2026 तक भर सकेंगे। मतलब अंतिम तिथि जो होगी 5/3/2026 होगी। इसके बाद परीक्षा योजना आई। परीक्षा योजना में स्पष्ट किया गया कि भाई ये 2 स्तरीय परीक्षा होगी। इसमें एक पेपर होगा सबसे पहले, उस पेपर में आपके 2 खंड होंगे, खंड आ और खंड बा, ठीक है, जो आपका एमसीक्यू आधारित होगा, वस्तुनिष्ठ आधारित होगा। उसी के नंबर के आधार पर आपका इंटरव्यू कॉल आएगा और दूसरा जो स्तर होगा वो आपका इंटरव्यू का होगा। उसके बाद चयन सूची जारी कर दी जाएगी। तो यहां पर जो पहला पेपर होना है या एक ही पेपर होना है जिसे आप एमसीक्यू आधारित पेपर कहेंगे, उसमें आपको 2 खंड देखने को मिलेंगे, खंड आ और खंड बा। जो खंड आ है वो सामान्य अध्ययन से संबंधित है। इसमें मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन आपसे पूछा जाएगा। इसमें 5 यूनिट हैं और 5 यूनिट से 50 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न के लिए 3 नंबर है। इस आधार पर 150 अंक का ये आपका खंड आ होगा। खंड बा जो है वो विश्वविद्यालय शिक्षा एवं प्रशासन से जुड़ा हुआ है। इसमें 10 यूनिट है। पढ़ने के लिए 9 ही यूनिट है, क्योंकि जो 1 यूनिट है वो आपकी गद्यांश से संबंधित है। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 नंबर का एक प्रश्न होगा। कुल 300 अंक का आपका खंड बा होगा। अगर आप टोटल देखें तो निकलेगा आपका 450। 450 अंक के आधार पर आपका इंटरव्यू कॉल आएगा। उसके बाद आपका 50 नंबर का इंटरव्यू होगा। टोटल 500 के आधार पर आपकी चयन सूची जारी की जाएगी। यहां पर सामान्य अध्ययन और ये जो विषय है विश्वविद्यालय शिक्षा एवं प्रशासन, दोनों का ये जो पेपर होगा 150 प्रश्नों का, इसमें पासिंग मार्क निर्धारित किए गए हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40% और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए 10% की छूट है। 30% अंक जरूरी है पास होने के लिए। उसके बाद मेरिट तय होगी। साक्षात्कार जो 50 अंक का होगा, इसमें न्यूनतम जो अंक हैं वो नहीं तय किए गए हैं कि इतने कम से कम आपको चाहिए है, पर आपका जो पहला पेपर है जिसके आधार पर आपका इंटरव्यू कॉल आएगा, उसमें अनरिजर्व के लिए 40% और रिजर्व के लिए 30% रखे गए हैं न्यूनतम पासिंग मार्क। इसके बाद आप लोग पाठ्यक्रम देखेंगे। जब आप पाठ्यक्रम देखेंगे खंड आ का सामान्य अध्ययन का, जो कि असल में मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन है, तो इसमें 5 इकाई हैं। उसमें से पहली इकाई मध्य प्रदेश का इतिहास। अब इसमें आप देखेंगे कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, जनजातीय इतिहास, जनजातीय साहित्य जैसे टॉपिक आपसे जो हैं पूछे जाएंगे। यहां पर 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और अगर आप देखेंगे कि ये जो आपके टॉपिक हैं इकाई 1 के मध्य प्रदेश के
तो इसके लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी के 3 वॉल्यूम है, प्राचीन इतिहास का एक, मध्यकालीन इतिहास का एक, आधुनिक इतिहास का एक, स्वतंत्रता आंदोलन का और जनजातीय इतिहास का। तो हिंदी ग्रंथ अकादमी का जो सोर्स है वो इसके लिए पर्याप्त है, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप लोग पढ़ सकते हैं, भारत वाणी की वेबसाइट पर ये किताबें निःशुल्क उपलब्ध है। पर किताबों से कितना पढ़ोगे, ये वॉल्यूम 1000 पेज का है, तो 3000 पेज तो प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक में ही हो जाएंगे। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, हमारे द्वारा जो 10 यूनिट आपकी खंड बाकी हैं और 5 यूनिट जो खंड बाकी हैं, कुल मिलाकर आपकी जो 15 यूनिट है उसके लिए कंटेंट उपलब्ध कराया गया है, टेस्ट उपलब्ध कराए गए हैं और साथ ही साथ में आपकी माइनस मार्किंग के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, आपका क्या तरीका है, कैसे आपको सीखना है, वो भी दिया जा रहा है कोर्स में। इकाई 2 जो मध्य प्रदेश का भूगोल है, आप देखेंगे कि इसके लिए मध्य प्रदेश का भूगोल करके एक हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है, उससे लगभग ये सब कुछ कवर हो जाएगा। राज्य की भौगोलिक स्थिति, विस्तार, नदियां, पर्वत, जलवायु, प्रमुख कृषि में प्रमुख फसलें, सिंचाई के स्रोत, सिंचाई परियोजनाएं, ताप विद्युत परियोजनाएं, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, प्रमुख खनिज, जनसंख्या का आकार, वृद्धि और साक्षरता, यातायात, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक किताब है मध्य प्रदेश का भूगोल, उससे ये कवर हो जाएगा। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे आपको कवर करना है। इकोनॉमिक सर्वे से जो डाटा है खनिज से जुड़ा हुआ, ऊर्जा से जुड़ा हुआ, नई परियोजनाओं से जुड़ा हुआ, वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की मध्य प्रदेश का भूगोल और इकोनॉमिक सर्वे से आपकी यूनिट 2 का एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। इकाई 3, असल में इकाई 3 2 भागों में बटी हुई है, मध्य प्रदेश की राजनीति और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। अगर ये अलग अलग करते तो 6 यूनिट हो जाती, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक ही यूनिट में दोनों को शामिल कर देते हैं। तो इकाई 3 जो मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थव्यवस्था से संबंधित है, यहाँ पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोकायुक्त, राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव, संभागायुक्त, पुलिस कमिश्नर, जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज संस्थाएं, राज्य चुनाव आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, महिला आयोग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार पेशा अधिनियम 1996, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004। ये नया है, इससे प्रश्न आने की संभावना 100% है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जितने भी अधिनियम होते हैं उससे प्रश्न कैसे आते हैं। तो अधिनियम का आपको डिटेल पढ़ना पड़ता है, इसकी आपको धाराएं याद करनी होती हैं, उन धाराओं के आपको प्रावधान याद करने होते हैं। तो एक तो आता है अधिनियम कब अधिसूचित किया गया, कब लागू हुआ, ठीक है, एक तो वो फैक्ट होता है। उसके बाद अधिनियम की धाराएं और उनके प्रावधान से प्रश्न आते हैं। अगर आप अधिनियम पढ़कर जाते हैं तो बड़े सरल हैं, पीपीएससी में पहले ये पूछे जाते थे, बाद में हटा लिए गए हैं। आयोग अब पृथक यूनिट से हटाकर 5वीं यूनिट में शामिल कर दिए गए हैं। तो इसके लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी की मध्य प्रदेश में शासन राज्य व्यवस्था करके एक किताब है, उससे कवर हो जाएंगे। आयोग के लिए आप लोग बेयर एक्ट पढ़ सकते हैं, पीडीएफ भी निकाल सकते हैं जो अप टू डेट है। पर यहां पर धाराएं और उनके प्रावधान पढ़कर जाइए, तभी आपसे ये प्रश्न बनेंगे। तो कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि इतनी सारी धाराएं और इतने सारे प्रावधान कौन पढ़े, ठीक है, पढ़कर तो जाना होगा, क्योंकि जो प्रश्न की प्रकृति है अगर आप देखेंगे तो यही पूछा गया है कि इसका प्रावधान किस धारा में है। तो बिना धारा किए, ठीक है, आपसे इस पार्ट के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। यहां आयोग और सूचना आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, इसमें अधिनियम से काम चल जाता है, ठीक है, इसके अध्यक्ष सदस्य, इससे काम चल जाता है। पर यहां पर जो अधिनियम लिखे हुए हैं इनकी धाराएं पढ़ना जरूरी होता है। इकाई 3 की जो दूसरी यूनिट या दूसरा भाग आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। इसमें मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन, मध्य प्रदेश में कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थिति, मध्य प्रदेश में औद्योगिक एवं आधारभूत ढांचे की संरचना का विकास, मध्य प्रदेश में शिक्षा स्वास्थ्य कौशल विकास की स्थिति, सतत विकास लक्ष्य, व्यवसायिक सुगमता एवं बहुआयामी गरीबी सूचकांक। मध्य प्रदेश अर्थव्यवस्था करके हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब आती है, उससे कवर हो जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो आपका 100% कवर हो जाएगा। साथ ही साथ में ये जो पॉइंट लिखा हुआ है इसमें आपकी रिपोर्ट
से प्रश्न बनेंगे। और जब आप मध्य प्रदेश के संदर्भ में कुछ पढ़ते हैं, जैसे यहां पर हमको सतत विकास लक्ष्य मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ना है, व्यवसायिक सुगमता मध्य प्रदेश के संदर्भ में, बहुआयामी गरीबी सूचकांक मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो फिर सिर्फ मध्य प्रदेश की रैंक मत पढ़िएगा, फिर आपसे प्रश्न नहीं बनेगा। यहां आपको इसको जिले बार कवर करना होता है, और जिले बार में भी जो प्रथम रहा हो या अंतिम रहा हो। और अगर आप पूरी लिस्ट याद कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, क्योंकि यहां पर 3 ही है, ठीक है। तो जिले बार जब आप पढ़कर जाएंगे तो इस पॉइंट के आप से पूछे जाने वाले सभी प्रश्न बन जाएंगे। तो मध्य प्रदेश आर्थिक विकास करके एक किताब है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, जो भारतवाणी वेबसाइट पर आपको पढ़ने को मिल जाएगी। इकोनॉमिक सर्वे यहां पर कंपलसरी है, उसको पढ़े बिना आपसे प्रश्न नहीं बनेंगे। अभी फरवरी चलने लगा है तो यहां पर इकोनॉमिक सर्वे भी आ जाएगा मध्य प्रदेश का, तो उससे पढ़कर जाइएगा। इकाई 4 है मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य। मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, जनजातियां, विशेष पिछड़ी जनजातियां, जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं, मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, परंपरा, विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली, साहित्य। मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन, मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति, लोक साहित्य। 10वीं यूनिट जो सिविल सेवा परीक्षा की है वो ये है, ठीक है। अगर आप लोग एमपीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जो 10वीं यूनिट है वो यहां पर 4वीं यूनिट है। अपन जब पुराने प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करते हैं तो आप पाते हैं कि यहां पर अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो कैसे हैं, वो गहन अध्ययन के हैं। गहन अध्ययन जैसे अभी आप एफएसओ के एग्जाम में देखेंगे, इस यूनिट से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो कैसे थे, सभी के सभी तो नहीं मैं कह सकता, पर अधिकांश प्रश्न जनजातियों से डीप पूछे गए हैं। डीप का मतलब क्या होता है? डीप का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी पढ़ें, ये पढ़ें ये पढ़ें, नहीं। यहां पर ये जो बिंदु है, जैसे ये परंपरा है, ये बिंदु मानकर चलते हैं, इस बिंदु से जुड़े हुए उपबिंदु आपने कितने कवर किए हैं? क्या इसका 360 डिग्री अध्ययन किया? अगर किया है तो फिर आपने डीप स्टडी की हुई है। डीप स्टडी का मतलब कभी भी नहीं होता कि इस बिंदु से हटकर यहां एक कोई नया बिंदु पढ़ लेना है, ये कोई नया बिंदु, ये कोई नया बिंदु, नहीं। ये भटकाव वाला अध्ययन होता है, डीप अध्ययन नहीं होता। डीप का मतलब होता है कोई जो बिंदु आप पढ़ रहे हैं उसका 360 डिग्री आप अध्ययन करते हैं, मतलब उससे जुड़े हुए सभी उपबिंदुओं को आप कवर कर जाते हैं। तो इस यूनिट में आपको डीप स्टडी की जरूरत पड़ेगी, मतलब आपको छोड़कर नहीं जाना है, अन्यथा आपके प्रश्न गलत हो सकते हैं, जैसा आप एफएसओ के एग्जाम से देख सकते हैं। 5वीं जो यूनिट है अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की, इसमें भी 2 यूनिट है, एक करंट अफेयर की है और एक आईआईटी की है। करंट अफेयर में महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं एवं प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं। तो देखो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर और ये राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर दोनों ही आ जाएंगे, क्योंकि 26 अप्रैल को राज्य सिविल सेवा परीक्षा है और उसके बाद आप ये परीक्षा आयोजित होगी। तो अगर आप सिविल सेवा परीक्षा के लिए जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर आ रहा है, मध्य प्रदेश करंट अफेयर आ रहा है, वो आप कवर करके जाएंगे, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। कुछ लोगों को लगता है कि एक्स्ट्रा करना है, तो मध्य प्रदेश जनसंपर्क पर जाकर आप मध्य प्रदेश के करंट अफेयर को कवर कर सकते हैं। ये चर्चित व्यक्ति महत्वपूर्ण स्थान, ये उसी में आपका कवर हो जाएगा। कंप्यूटर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ई गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग, आधारभूत ज्ञान, इंटरनेट ऑफ थिंग का आधारभूत ज्ञान। इस यूनिट के क्वेश्चन भी डीप आए हुए हैं। अगर आप पुराने प्रश्न पत्रों को देख रहे हैं तो यहां पर पूछा गया डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा गया है, यहां पर पूछा गया है भाई सेंसर में भी उसका प्रकार पूछा गया है। तो यहां पर जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप पढ़कर जा रहे हैं और सभी बन जाएं, तो फिर यहां पर आपको सिर्फ परिभाषा या उसके 1-2 उदाहरण पढ़कर काम नहीं बनेगा, आपको यहां भी डीप पढ़ना पड़ेगा। डीप का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि कोई आप बिंदु पढ़ते हैं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है, डेटा साइंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, तो इसका मतलब है कि इस बिंदु के जो उप बिंदु हैं
जो उसको चारों ओर से कवर करते हैं, मतलब 360 डिग्री में अगर आप उसको देखेंगे तो उन सबको आपको पढ़कर जाना है। सिर्फ सेंसर से काम नहीं चलेगा, सेंसर के प्रकार से क्वेश्चन आ गया है। यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम से पूछ लिया गया है, ठीक है, डीओएस से पूछ लिया गया है। तो यहां पर जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सामान्य से हटकर थोड़े से अंदर से पूछे गए हैं, तो आप इसको पढ़कर जाएंगे तो बन जाएंगे, इतने भी डीप नहीं है। फिर उसके बाद आपका खंड बा का पाठ्यक्रम शुरू हो जाता है, विश्वविद्यालय शिक्षा एवं प्रशासन का। इसमें एक बात आपको जो शुरुआत से ही ध्यान देनी है कि ये परंपरागत विषय नहीं है। जैसे इतिहास था, भी आपने मध्य प्रदेश देखा, तो ये इतिहास जैसे परंपरागत विषय नहीं है आपके इस यूनिट में। और इतिहास जैसे या परंपरागत विषय नहीं होने से एमसीक्यू के लिए यहां पर अभी तक इनको अपडेट नहीं किया गया था। यही कारण है कि आप पढ़कर जाएंगे फिर भी एमसीक्यू जहां बन रहे होते हैं वो लाइन या फैक्ट हो सकता है आपने पढ़ी ना हो। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक स्रोत अभी प्रचलित नहीं है, कई सारे स्रोत हैं, वहां पर एमसीक्यू के लिए जो फैक्ट उपयोगी हैं वो अभी एक जगह पर जोड़कर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। तो आप लोगों से यहां पर एक गलती हो सकती है इस भाग में, वो ये कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा स्रोत अभी नहीं मिलेगा जो एमसीक्यू परीक्षा के लिए कई बार अपडेट होने के बाद बनता है। जैसे आप इतिहास की कोई भी किताब लेंगे, आप देखेंगे उसमें अधिकांश प्रश्न आपको मिल जा रहा है। इसके पीछे कारण ये नहीं है कि इतिहास का प्रश्न सरल था, नहीं, इतिहास का जो स्रोत आपके पास है वो इतनी बार अपडेट होकर या उसका इतना अधिक वाला एडिशन आ गया है, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां, कि उसको बार बार अपडेट करते हुए जो भी तथ्य थे जिन पर एमसीक्यू प्रश्न बन सकते थे वो सभी जोड़ दिए गए हैं। पर इस पूरे भाग में आप क्या पाएंगे कि इसके स्रोत तो हैं, पर वो स्रोत एमसीक्यू परीक्षा के लिए तैयार नहीं थे, वो बस उसकी जानकारी देने के लिए थे। तो यहां पर कुछ लोगों से गलती हो जाएगी कि वो एक स्रोत को पकड़ेंगे और उस स्रोत में वो फैक्टर होंगे ही नहीं जो एमसीक्यू में पूछे जाने हैं। आप यहां पर, जैसे अभी मैं आपको आगे बताता हूं कि उच्च शिक्षा की संरचना और प्रकार, इकाई 1 में सतत विकास लक्ष्य मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा, निम्नलिखित संगठनों की प्रशासनिक संरचना, उद्देश्य, जवाबदेही और कार्यक्रम, जिसमें यूजीसी और नेक जैसी संस्थाओं के बारे में पूछा जाएगा। राष्ट्रीय वित्त पोषण अनुदान संस्थाओं के उद्देश्य, अंतरराष्ट्रीय वित्त पोषण अनुदान संस्थाओं के उद्देश्य और कार्यक्रम। अब यहां पर जो प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं, अब जैसे विश्व बैंक है, ऐसा कोई इसका आपके पास स्रोत नहीं है कि जो इस यूनिट के लिए आपको एक साथ पूरे फैक्ट। अब जब आप यहां पर वर्ल्ड बैंक पढ़ेंगे तो वर्ल्ड बैंक की सामान्य जानकारी के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा कि उच्च शिक्षा के लिए कौन से कार्यक्रम है इसके भारत में, कौन से कार्यक्रम मध्य प्रदेश में है, कितना उनका बजट है, किस संस्था के साथ कार्य कर रहा है, क्या उसका उद्देश्य है। इसी तरीके से एडीबी के कौन से कार्यक्रम मध्य प्रदेश में संचालित हो रहे हैं उच्च शिक्षा के लिए, किस क्षेत्र में, किस जिले में, किस कार्यक्रम के तहत, किस अधिसूचना के तहत, किस बजट के साथ, किस संस्था के साथ, ये क्वेश्चन यहां पर आएंगे। अब एक ही जगह पर ये अभी नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि इस पाठ्यक्रम के आधार पर जो चीजें हैं वो फाइनल एडिशन के तहत नहीं बनाई गई थी। पर हां, इसके 5 स्रोत है। जैसे आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि आपको जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो आपको वहां पर पता चल जाएगा कि उच्च शिक्षा के लिए एडीबी क्या कर रहा है। फिर उसके बाद उच्च शिक्षा में जाएंगे तो उसका वार्षिक प्रतिवेदन में आपको पता चल जाएगा। फिर एडीबी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो भारत में मध्य प्रदेश में इस बजट के साथ ये कार्यक्रम संचालित कर रहा है। तो यहां पर 4-5 स्रोत से वो पूरे फैक्ट निकल कर आएंगे जो एमसीक्यू परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर जो लोग भी इस यूनिट को कवर कर रहे हो सेल्फ से, वो एक स्रोत से पहले सामान्य जानकारी पढ़ लें, उसके बाद दूसरे स्रोत से उन फैक्टों को जोड़ लें जिन पर प्रश्न बनते हैं। ठीक है। उच्च शिक्षा, सामान्य प्रशासन, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का संगठन एवं कार्य, जवाबदेही एवं नियंत्रण की अवधारणा, प्रशासन पर विधायी, कार्यकारी एवं न्यायिक नियंत्रण, स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय, नागरिक एवं प्रशासन, जनभागीदारी, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, नागरिकों की शिकायतों के निवारण तंत्र, विशाखा दिशा निर्देश, रैगिंग विरोधी दिशा निर्देश, सत्यनिष्ठा एवं आचार संहिता, शिकायत निवारण अधिकारी, लोकपाल, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन,
लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010। जितने भी अधिनियम हैं उनकी आप धाराएं पढ़कर जाइएगा, धाराओं से प्रश्न आएंगे। रैगिंग विरोधी दिशा निर्देश हैं। अब आप क्या इसमें पढ़ोगे, अब यहां पर आप बताओ एमसीक्यू के लिए क्या प्रश्न बनते हैं, वो यहां पर जानना जरूरी है कि रैगिंग विरोधी दिशा निर्देश न्यायालय में किस बात के बाद निर्धारित किए गए, किस कानून के तहत, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत। तो इस तरीके से जो एमसीक्यू के लिए फैक्ट होते हैं वो अभी क्या है, गायब मिलेंगे आपको, वो आपको यहां पर खोजने पड़ेंगे। अब जैसे यहां पर विशाखा दिशा निर्देश है, अब सिर्फ विशाखा दिशा निर्देश आप पढ़ोगे तो आप जान तो जाओगे विशाखा दिशा निर्देश क्या है, पर आपको यह पता करना पड़ेगा कि एमसीक्यू किन फैक्ट पर बनेंगे उसके, तो वो सब आपको वहां पर जोड़ने पड़ेंगे। तो ये मत भूलिएगा आप विशाखा दिशा निर्देश पढ़ते समय कि आपको अभी वो फैक्ट जोड़ने हैं जिन पर एमसीक्यू बनते हैं, जो आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि ये मुख्य परीक्षा नहीं है कि आपसे पूछा जाएगा विशाखा दिशा निर्देश क्या है। यहां पर एमसीक्यू के फैक्ट अलग होते हैं, वो आपको अपडेट करने होंगे साथ में। इकाई 3 है शैक्षिक प्रशासन, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, उसके बाद के अधिनियम, विधान विनियम, अध्यादेश, कॉलेज की संबद्धता, नियुक्तियों और अनुसंधान के संदर्भ में, संकाय और संघ अध्ययन मंडल का गठन और उनके कार्य करने के क्षेत्र, विश्वविद्यालय की खेल गतिविधियों का संचालन, विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय सेवा योजना की भूमिका। अब बताओ आप जो भी उठाओगे उसमें एमसीक्यू क्या, विश्वविद्यालय खेल गतिविधियों का संचालन। अब इसके जो दस्तावेज अभी मिलते हैं आप उसमें क्या एमसीक्यू, कुछ एमसीक्यू नहीं दिखेंगे आपको, पर एमसीक्यू क्या पूछा जाएगा आप बताओ, किस आधार पर बनता है एमसीक्यू। ये आपको हमेशा जब आप इसको कवर करें तो पढ़ते समय ये जरूर मन में एक बार लाइएगा कि एमसीक्यू कहां बनेगा, एमसीक्यू कहां बनता है, कब, कौन, क्या, कहां, ऐसे प्रश्न जहां पर या जवाब मिल रहे होते हैं वहां पर एमसीक्यू बन रहे होते हैं। ठीक है, एनसीसी की एक ही किताब है, राष्ट्रीय सेवा योजना की एक ही किताब है। ठीक है, उससे आपके प्रश्न पूरे बन जाएंगे। बाकी ये वाला जो पार्ट है अधिनियम का है तो इसकी धाराओं से आपका काम चल जाएगा। बाकी ये सामान्य सा है, यहां पर आपको अपडेट करना ही पड़ेगा। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा प्रशासन, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग का निम्नलिखित संगठनों से संबंध, यूजीसी, एनसीटीई, ठीक है, इसके अलावा यूनेस्को, यूनिसेफ, मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग, राज्य तथा केंद्र सरकार की छात्र कल्याण योजनाएं। अब आपको इसको डिटेल में भी पढ़ना पड़ेगा और पुरानी और नई दोनों ही पढ़नी पड़ेंगी। पुरानी योजनाएं भी पूछ ली जाती हैं और नई भी, ध्यान दीजिएगा। विश्वविद्यालय की प्रशासनिक संरचना, विश्वविद्यालय के विभिन्न आधिकारिक पद और प्राधिकार, विभिन्न विश्वविद्यालय समितियों की भूमिकाएं, विद्या परिषद और विद्या परिषद की स्थायी समिति, योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड, विश्वविद्यालय अध्ययन मंडल, न्यायिक प्रक्रिया का मूलभूत ज्ञान। इसके लिए सामग्री उपलब्ध होगी, आप पढ़ेंगे, पर मैं वापस से कह रहा हूं कि इस पूरी 10 यूनिट में आपको ये बात नहीं भूलनी है पढ़ते समय कि आपको एमसीक्यू के लिए तथ्य वहां पर ऐड करने हैं, क्योंकि आपको थ्योरी मिलेगी पर वो तथ्य नहीं मिलेंगे जो एमसीक्यू में पूछे जाने हैं, तो धीरे धीरे उनको आप जोड़ते जाइएगा। वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन की अवधारणा, बजट निर्माण और क्रियान्वयन, सार्वजनिक ऋण अनुदान, लेखा संपरीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन, लोक लेखा समिति, स्वायत्त और स्ववित्त पोषण का महत्व, मध्य प्रदेश भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 यथा संशोधित 2022। शिक्षा और अनुसंधान, शिक्षण योग्यता, प्रकृति, उद्देश्य, विशेषताएं और मूलभूत आवश्यकताएं, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक में आप क्या पढ़ोगे पता है आपको यहां पर। अब यहां पर कारक में तो थ्योरी आ जाएगी, पर शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक में आपको यहां पर वो तथ्य पढ़ने पड़ेंगे, फैक्ट पढ़ने पड़ेंगे जिनसे एमसीक्यू बनते हैं।
ना कि थ्योरी से आप जान लिए कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। यहां शिक्षण योग्यता, प्रकृति, उद्देश्य, विशेषता, मूलभूत आवश्यकताएं, ये कोई मेंस थोड़ी होना है यहां पर मुख्य परीक्षा की आपसे लिखने को आएगा। तो यहां पर शिक्षण योग्यता, प्रकृति, उद्देश्य, विशेषता, मूलभूत आवश्यकता, शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक। यहां अगर आप थ्योरी पढ़कर चले गए तो आपसे एक भी प्रश्न नहीं बनेगा इसका। मेरी इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात पर, ठीक है। शिक्षण सहायता सामग्री और उपकरण, उच्च शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता टूल, एआई टूल्स की भूमिका, मूल्यांकन प्रणाली, अनुसंधान अर्थ विशेषता और प्रकार, अनुसंधान नैतिकता, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थानों से समझौता ज्ञापन, MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, दृष्टिकोण और उद्देश्य, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्रीय रूपांतरण, औपचारिक और दूरस्थ शिक्षा, व्यावसायिक तकनीकी विधि, चिकित्सा, कृषि, सामान्य शिक्षा, मूल्य आधारित शिक्षा, कौशल विकास। अब ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसका एक पूरा डॉक्यूमेंट है, आपको वो पढ़ना पड़ेगा। हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर एक किताब जारी की गई है। इसके अलावा विभिन्न संगोष्ठियों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित जो दस्तावेज जारी किए गए हैं वो, और फिर इससे जुड़े हुए फैक्ट कि प्रथम राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश कौन सा है, मध्य प्रदेश ने कब अधिसूचित किया, कब लागू किया, कौन से कार्यक्रम लागू किए, ठीक है। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा और नियामक आयोग, मध्य प्रदेश प्रवेश एवं शुल्क विनियामक आयोग, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग, मध्य प्रदेश महिला आयोग, राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग। अब यहां पर आप ये भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसको आप हायर एजुकेशन से जोड़कर भी पढ़ेंगे। आपकी जो अंतिम यूनिट है पठन बोध, हिंदी में दिए गए गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं, अंग्रेजी में दिए गए गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। आपको एक बात बहुत सटीक तौर पर समझ में आ गई होगी कि आपका जो MCQ बेस्ड पेपर है उसमें आपको खंड आ में कोई कठिनाई नहीं है, पर जो खंड बा है उसमें कठिनाई हो सकती है अगर आप MCQ बेस्ड परीक्षा के लिए MCQ की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाला उसको नहीं पढ़ते हैं। तो यहां पर कोई आपका लिखित परीक्षा नहीं होनी है कि आप उसको इस तरीके से पढ़कर चले गए कि आप उसको जानने लगे हैं। तो जानने के लिए नहीं पढ़ना है, MCQ में जो फैक्ट पूछे जा सकते हैं उनसे आपका संबंध होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि जो 2020 की शिक्षा नीति है मध्य प्रदेश ने उसको कब अधिसूचित किया, कब लागू किया, उसके लिए क्या कानून बनाया है, इसके लिए क्या समिति गठित की है, उसका अध्यक्ष कौन है, सदस्य कौन है। इस तरीके के प्रश्न MCQ में पूछे जाते हैं। खंड आ में पर्याप्त MCQ के लिए आपके पास मटेरियल उपलब्ध होगा, पर खंड बा में MCQ आधारित सामग्री तक आपकी पहुंच और उसको पढ़ना इस परीक्षा के लिए सबसे पहली सटीक रणनीति होगी। तो अभी आप पहली सटीक रणनीति जो इस परीक्षा में 50% अंक के लिए होगी वो है आपका सही स्रोत का चयन, जो MCQ के लिए क्या करता हो, आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराता हो। दूसरा, ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति। मैं हमेशा कहता हूं किसी भी परीक्षा को देने का सिर्फ एक अस्त्र शस्त्र आपके पास नहीं हो कि आपको याद क्या है, आता कितना है, क्योंकि याद कितना है, आता कितना है, इसकी अपनी एक लिमिट है। ना सब कुछ याद है, ना सब कुछ आता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा हथियार क्या है, क्या आपके पास तर्क है, क्या आपके पास एलिमिनेशन तकनीक है, आपको एलिमिनेट करते आता है, क्या आपको प्रश्न छोड़ना आता है। अगर आपके पास क्वेश्चन को हल करने के लिए दूसरे साधन भी हैं, तर्क है, एलिमिनेशन तकनीक है, आपको प्रश्न छोड़ने आता है, आपका इंट्यूशन है, तो आप 10 प्रश्न, अधिकांश दृष्टि में 5 से जो 10 प्रश्न होंगे वो आप सही कर लोगे। तो 5 से 10 प्रश्न का स्कोर बढ़ जाना मतलब क्या हुआ, सीधे अगर 3 का है तो 30 नंबर आपके एक्स्ट्रा हो जाना। और आप सभी जानते हैं कि फाइनल रिजल्ट में, अंतिम चयन सूची में ये नंबर बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे।
तो सिर्फ आप याद है आता है के आधार पर परीक्षा को मत दीजिए। याद है आता है के साथ साथ तर्क के आधार पर, एलिमिनेशन के आधार पर, इंट्यूशन के आधार पर, छोड़ने के आधार पर भी प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। उसके बाद है आपका अभ्यास। आप अभ्यास करके आप अपनी गलतियों को शून्य पर ले आइए। जैसे मैंने यहां पर अंक अभ्यास फॉर्म भरा है, ठीक है, अंक अभ्यास फॉर्म। उस अंक अभ्यास फॉर्म में आप हर दिन एक एक गलती को अपनी पकड़ेंगे और उन गलती को शून्य करिए। हमेशा आप पढ़कर सब कुछ सही कर देंगे तो पढ़कर सही कर देंगे, पर अगर आप अपनी कुछ कमियों की वजह से गलत कर देंगे उसका क्या? तो आप क्या करो, पहले दिन से ही अभ्यास करो और अभ्यास में अपनी गलतियों को पहचानो और उन गलतियों को शून्य करो। जब आप मिला जुला प्रयास करोगे तो आपका अंतिम चयन सूची में नाम आना तय हो जाएगा। अन्यथा ये परीक्षा भी आयोजित हो जाएगी 2026 में और हर बार के जैसे होगा कि बेहतर कर लेते, अगली बार कुछ अच्छा कर लेंगे। इस बार अवसर है, हाँ, आपकी एक सटीक रणनीति पहले दिन से अंतिम दिन तक की। उसमें आपको क्या करना है, एक सटीक स्रोत जो आपकी एमसीक्यू परीक्षा के लिए हो। दूसरा, आपके पास अस्त्र शस्त्र हो प्रश्नों को हल करने का। तीसरा, आप गलतियां शून्य करेंगे, उसके बाद आप पेपर देंगे। आप देखेंगे कि मिला जुला जो आपने प्रयास किया है उसका परिणाम है कि आप 75 से 80% स्कोर कर लिए हैं और इस स्कोर के बाद आपको कोई सिलेक्शन लेने से रोक नहीं पाएगा।